कि होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, कि होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। धीरे धीरे ही सही पर राह पर चलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे से ही चलते रहोगे तो क्या रहेगा, आप अपनी मंजिल को आसानी से पा सकते हैं। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले हम 9 क्लासेस ले चुके हैं। इस क्लास में एक बार फिर से हाजिर है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके, जीके के और जनरल साइंस के, यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के। तो धीरे धीरे हमारी क्लासेस चल रही हैं। हमारी जो जितनी कोशिश हो चुकी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको प्रोवाइड कराने की, आर्मी जीडी की, वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि जितने क्वेश्चंस हम क्लासेस के जरिए आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो हमारा थंबनेल है 30 के अंदर से 26 प्लस, उसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी उसको अचीव करने के अंदर। अगर रेगुलर बेसिस पे आप हमारी क्लासेस देखेंगे और खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप निश्चित ही 30 में से 26 क्वेश्चन या 27 क्वेश्चन सही करके आएंगे ही आएंगे। ये हमारा विश्वास है, आपका भी होना चाहिए, क्योंकि मेहनत क्या होती है, सफलता हमें हमेशा देती है अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करोगे। क्योंकि एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हम अपना 100% ईमानदारी से मेहनत करें तो हो सकता है कि 100% हमें सफलता ना मिले, लेकिन सफलता का 1% हमें अवश्य मिलता है। तो क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां से जो हम यहाँ पे क्लास जैसे अपलोड होगी वहां पे पीडीएफ डाल देते हैं, वहां से आप क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हमने एक नई थीम स्टार्ट करी है टेलीग्राम चैनल पे कि मंडे टू सैटरडे जैसे जैसे आपके जो क्विज होंगे, उस क्विज के अंदर जो बच्चा सबसे ज्यादा राइट आंसर देगा उसको हम जो आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट है, हमारी प्रैक्टिस सेट की बुक है, वो क्या करेंगे, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ठीक है, यानी प्रैक्टिस सेट क्या देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो अगर आप नहीं जुड़े अभी तक हमारे तो जाके जुड़ जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट आप भी पा सकते हैं। आपको बशर्ते ज्यादा से ज्यादा सही जवाब देने होंगे। ज्यादा से ज्यादा सही जवाब कब देंगे, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे। 250-300 रुपए की बुक है प्रैक्टिस सेट की, 25 पेपर की, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्टिंग चार्ज में ही मिल जाएगी। लेकिन कब मिलेगी, जब क्या करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और डेली बेसिस पे क्विज देंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य है जो चाय उत्पादन के लिए मशहूर है भारत का। पंजाब, असम या आसाम, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम या असम। और इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर है जो चाय के लिए जाना जाता है। तो वो असम का ही एक शहर है, जोरहाट। क्या नाम है, जोरहाट एक शहर है असम का, जो क्या माना जाता है, टी सिटी। ठीक है, चाय का शहर माना जाता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भारत में चावल उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चावल सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में होते हैं सबसे ज्यादा किसकी, चावल की खेती होती है। अगला है सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीढ़ीदार का मतलब होता है खेतों को सीढ़ियों, जैसे हमारी स्टेयर्स नहीं होती, सीढ़ियां चढ़ते हैं, उस टाइप के खेत बनाए जाते हैं। और ये कहाँ होते हैं, पहाड़ी इलाकों में होते हैं। ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में ऐसे खेत बनाए जाते हैं और उन पे खेती की जाती है। ये क्यों बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं एक तो मृदा का अपरदन, यानी जो सोइल इरोजन होता है, कटाव लगता है, उसको रोकने के लिए। इसके साथ साथ पानी को बहने से रोकने के लिए, क्योंकि सीढ़ी टाइप के खेत होंगे तो पानी क्या हो जाएगा, इधर उधर नहीं बहेगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये पहाड़ी इलाके में की जाती है खेती। अब इसमें से पहाड़ी इलाका है तो ये सिक्किम में की जाती है, इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन सेकेंड। अगला है, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है, यानी सोलर सिटी, फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो है आनंदपुर साहिब, जो क्या है, पंजाब का एक जगह है आनंदपुर साहिब। और ये जो प्रोजेक्ट था ये किसने इम्प्लीटेड करा था, यानी किसने करा था पूरा कंप्लीट, तो वो आपने नाम सुना होगा, पेड़ा, खाने वाला पेड़ा नहीं, एक पेड़ा होता है, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी होती है पेड़ा, उसने ये क्या करा था, प्रोजेक्ट बनाया था। और उसको सोलर शहर कंप्लीटली फर्स्ट सोलर शहर जो इंडिया का था वो कौन सा था, आनंदपुर साहिब, पंजाब का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसका जो प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो वो है कोयला। ठीक है, कोल क्या है, प्रमुख स्रोत है। अगला है, भारत में तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन कौन से राज्य के अंदर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 216 का झारखंड में। किसमें होता है, झारखंड के अंदर क्या होता है, तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला देखिए, कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिप्सम का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है। तो अगर आप राजस्थान के, तो आपको पता होगा राजस्थान क्या होता है, सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन। ठीक है, राजस्थान, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य खनिज उत्पाद किसका, पश्चिम बंगाल का। तो वो क्या है, कोयला है। ठीक है, क्या है, कोयला, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडिफाई भी हो गया है, कि भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो देखिए इसके अंदर जो हमने ऑप्शन ले रखे हैं वो है कि NH7 है, वो क्या है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अभी इसको मॉडिफाई करके NH44 बना दिया है, एक दो को और मर्ज कर लिया, लेकिन NH7 को ही नया नाम क्या है, NH44 है, जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 3745 किलोमीटर है। कितनी है, 3745 किलोमीटर। ठीक है, और ये कितने राज्यों को जोड़ता है या कितने राज्यों से गुजरता है, तो 11 राज्यों से। कितने से, 11 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कितने राज्यों से गुजरता है, तो 11 राज्यों से। इसका जो मॉडिफाइड नेम है वो है NH44, यानी कि नेशनल हाईवे 44। अगला है, भारत में सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा रोड्स कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अगला देखिए, आगे क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो देखिए अभी इसका जो मॉडिफाई है, वैसे तो जो NH7 था पुराना, वो 4 राज्यों से होकर गुजरता था, ऑप्शन गलत है इसमें, 4 राज्यों से, लेकिन इसका तो 4 हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर मॉडिफाई आ जाएगी NH44, तो वो 11 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से, 11 राज्यों से। उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3745 किलोमीटर, जबकि जो NH7 था पुराना, उसकी कितनी थी, 825 किलोमीटर थी। कितनी थी, 825 किलोमीटर, वो 4 राज्यों से गुजरता था। ठीक है, अगला है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया। किसने कराया था, तो ये कराया था शेरशाह सूरी ने। किसने कराया था, शेरशाह सूरी ने। अगला है, 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2011 के बाद अभी जनगणना हुई नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की थी, यूपी की थी, उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, अभी भी उत्तर प्रदेश की है 2011 के अनुसार, और अभी होगी उसके अनुसार भी यूपी की ही आएगी। ठीक है, अगला है, 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो या लिंगानुपात कहाँ का था, तो वो केरल का था। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट थी वो भी किसकी थी, केरल की थी। यानी कि सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहाँ के थे, केरल के थे। इसके साथ साथ जो लिंगानुपात था वो भी कहाँ का था, केरल का। इसी के साथ साथ सबसे कम लिंगानुपात किसका था, हरियाणा का। और सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग यानी इलिटरेसी रेट कहाँ की थी, वो थी बिहार की। यानी कि बिहार के लोग सबसे कम पढ़े लिखे थे, और हरियाणा की जो लिंग अनुपात था, सेक्स रेशियो, वो सबसे कम था। ठीक है, तो ये देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो है हरियाणा। कौन सा था, हरियाणा। ठीक है, और 15वीं जनगणना अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा। आप देखिए 15वीं जनगणना 2011 की थी, वो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य मैंने आपको बताया था, केरल था। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पाए जाते हैं, केरल में। अगला है, 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी कि जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है वो कौन सा है, पॉपुलेशन सबसे कम है, तो वो कौन सा राज्य है, वो है सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम। अगला है, 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा, मैंने आपको बता दिया कौन सा है, बिहार, ऑप्शन सेकंड। फिर 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की कुल जनसंख्या एग्जैक्ट आंकड़ा होना चाहिए, तो वो कितना है, 121.02 करोड़ है, ना कि 121.04 करोड़, 121.02 करोड़ एग्जैक्ट बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 2011 की जनगणना अनुसार देश की साक्षरता दर प्रतिशत में, यानी कि जो लिटरेसी रेट है वो इंडिया की 2011 का जो हुआ था जनगणना, उसके अनुसार कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 74.04% है। टोटल कितनी है, 74.04% है। और जिनको ये नहीं पता वो बाकी के रह गए ना, कितनी 25.96%, वो क्या है, अनपढ़ है। जिनको ये नहीं पता, जिनको ये आंकड़े नहीं पता, वो बाकी के 25.96% जो रह गए ना अनपढ़, वो वही हैं जिनको नहीं पता। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए। अगला देखिए, 2011 की जनगणना अनुसार नवीनतम लिंगानुपात कितना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार वो कितना है, 933, 945, 943, 871।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 943 यानी 943 सेक्स रेशियो है। ठीक है, यानी कि 1000 लड़कों पे 943 लड़कियां ही हैं। लगभग 57 लड़के तो क्या हैं, बिना जिनकी शादी नहीं हुई है वो हैं, और बाकी के उन 57 में से कौन बन गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, इसके साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, वो उन 57 में से ही निकले हुए हैं। इन 943 में से वो नहीं निकले हुए हैं, क्योंकि इन 943 तो शादी हो जाएगी, बाकी जो 57 बचेंगे उनमें से कौन क्या बन गया, कोई देश का राष्ट्रपति बन गया, बड़े बड़े पोस्टों पे कोई साइंटिस्ट बन गया। ठीक है, तो ये तो मजाक की बात है, वैसे कहा जाता है ऐसा कि जो बच रहे हैं वो क्या है, बड़े लोग बन जाते हैं। अगला देखिए, प्रयाग किस नगर का प्राचीन नाम है, यानी कि पहले क्या था, नगर था, अब क्या किस नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वो कौन सा है, उज्जैन, ऋषिकेश, इलाहाबाद या लखनऊ, तो वो है इलाहाबाद। कौन सा है, इलाहाबाद। आपको पता होगा जो हमारे योगी जी हैं उनको बहुत शौक है नाम बदलने का, फटाफट ही नाम बदल देते हैं। अगर आप भी उनके सामने चला जाए तो हो सकता है आपका कुछ और नाम रख दे, कोई राम फूल, राम नारायण टाइप का नाम रख दें आपका, क्योंकि उनको वो पसंद है थोड़ा। ठीक है, अगला देखिए, शक संवत शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत कब शुरू होता है, चैत्र से, फाल्गुन से, बैसाख से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब से शुरू होता है, वो होता है चैत्र से, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, किस सभ्यता में जूते हुए खेत के अवशेष मिले थे, यानी कि जो खेत थे वो जूते हुए थे, उनके अवशेष कौन से सभ्यता से मिलते हैं, हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, कालीबंगा से या चहुदड़ो से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा से, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला है, सिंधु कालीन सभ्यता, यानी सिंधु कालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, यानी कि जो सिंधु कालीन सभ्यता थी उसमें घोड़े के अवशेष कौन सी जगह से मिले थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरकोटड़ा। किससे मिले थे, सुरकोटड़ा से। तो ये प्राचीन सभ्यताएं हैं, इनके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिंधु सभ्यता उसका जो क्षेत्रफल था, यानी जो एरिया था, वो कौन सा आकार का था, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा त्रिभुजाकार था। अगला है, पशुपति अंकित मोहर कहाँ से मिली। देखिए इंपॉर्टेंट है, पशुपति अंकित मोहर कहाँ से मिली, हड़प्पा, लोथल, रंगपुर, मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से क्या मिली थी, पशुपति अंकित मोहर मिली थी। अगला है, C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल है। तो C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व 2350 से 1750। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए आपकी, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा था। सबसे पहले किसको खोजा गया था शहर को, हड़प्पा को। अगला है, हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से युग से संबंधित है, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लोह युग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांस्य युग से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसके थे, ये क्वेश्चन तो थे जीके के, सामान्य ज्ञान के। अब देखिए अगले क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान के। तो आज का सामान्य विज्ञान का जो पहला क्वेश्चन है, एपीकल्चर एक विज्ञान की शाखा है जो उत्पादन से संबंधित, यानी किसके प्रोडक्शन से संबंधित है, या साइंस, जिसको क्या कहला जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। देखिए, शहद के, रेशम के, सेब के या लाख के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शहद के। एपीकल्चर किसकी विज्ञान की शाखा को कहा जाता है, शहद से। कि किसका उत्पादन करती है, शहद का उत्पादन करती है। अगला देखिए, बायोप्सी अध्ययन किस क्षेत्र से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोप्सी अध्ययन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिकित्सा विज्ञान से है बायोप्सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है किससे। क्रायोजेनिक्स क्या है, एक साइंस है, वो किससे रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो किससे संबंधित है, निम्न तापमान से। किससे, निम्न तापमान से, यानी लो टेम्परेचर से संबंधित है। तो क्या, क्रायोजेनिक्स। ठीक है, अगला है, सिल्वीकल्चर किस विज्ञान की एक शाखा है। देखिए इंपॉर्टेंट है, सिल्वीकल्चर किस विज्ञान की एक शाखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसकी है, वानिकी की। किसकी, वानिकी, ऑप्शन थर्ड। अगला है, एंटोमोलॉजी का संबंध है किससे, यानी एंटोमोलॉजी किसकी अध्ययन को कहा जाता है, जानवरों से, पौधों से, कीड़ों से या रसायनों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, कीड़ों से, यानी कि जो कीड़ों का अध्ययन होता है उससे क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी। अगला देखिए, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि। इसका क्या कारण है, आप खुद घर पे भी करके देख सकते हैं कि बर्फ के दो टुकड़े लीजिए और अगर आप उनको क्या करेंगे, आपस में चिपका के दबाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है, और वो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, गलनांक घट जाता है और वो चिपक जाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तापमान के समान रूप से बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अधिक फैलती है। यानी कि तापमान क्या है, एक समान रूप से बढ़ता जाता है तो कौन सी वस्तु ज्यादा फैलेगी, द्रव, ठोस, गैस, सभी समान रूप से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गैस अधिक फैलेगी। ठीक है, तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा तो गैस क्या हो जाएगी,
अधिक फैलेगी। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाएगी, वेपराइज होकर फैलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंडक्टर सबसे अच्छा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र का जल, सॉल्ट वाटर क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा कंडक्टर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अगला है, किसी तत्व के चिन्ह यानी जो संक्षिप्त नाम सिंबल होता है के रूप में उस तत्व के नाम के प्रथम अक्षर का प्रयोग किया जाए, ये किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपने पढ़ा होगा लैटिन नाम होते हैं, जैसे कार्बन को सी से देते हैं, बोरोन को बी से देते हैं, सोडियम को Na से देते हैं। तो ये किस वैज्ञानिक ने सुझाया था कि ऐसा कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। किसने कहा था ये कहा था जे बर्जीलियस ने। अगला है, पदार्थ का गैस से द्रव अवस्था में बदलना कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गैस से किस में बदल जाए, द्रव अवस्था के अंदर गैस से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाए, उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संघनन। क्या हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर द्रवों के द्रवणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जैसे प्रेशर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो द्रवों के जो द्रवणांक है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि किस पे डिपेंड करता है, जो मैटर है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस नेचर का है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन सा है। ठीक है, तो मैटर की इस पे नेचर पे डिपेंड करता है दाब का प्रभाव। अगला देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, पृथ्वी पर इनमें से कौन सा है जो कार्बनिक पदार्थ पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है? ग्लूकोज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेलुलोज सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन 4। अगला है, भोजन के दहन से उत्पन्न होती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोजन के दहन से क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी, उपयुक्त सभी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, तीनों उत्पन्न होते हैं। ऊर्जा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है और पानी भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हीमोग्लोबिन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो आप ऑप्शन देखिए बता देंगे क्या है। मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारा ब्लड क्या होता है, लाल रंग का होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला है, पसीने का मुख्य उपयोग है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पसीना आता है ना, वो भी बिना काम का नहीं आता, इसका भी उपयोग है, क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, यानी कि जैसे पसीना आता रहेगा तो शरीर का तापमान क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, कंट्रोल्ड में रहेगा। ठीक है, ये किसका है, मुख्य उपयोग है पसीने का। अगला है, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एमाइलेज, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, देख लीजिए। हमने 250 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं किसके, जीके के, और 200 क्वेश्चन हो गए किसके, जनरल साइंस के। 450 क्वेश्चन हो चुके हैं 10 क्लासेस के अंदर। इसीलिए मैं कह रहा था कि हम आपको इतने क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि इतने क्वेश्चन कवर अप करने के बाद कुछ क्वेश्चन बचेगा ही नहीं इंपॉर्टेंट, जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। हम आपको सारे क्वेश्चन करा देंगे, बशर्ते आप हमारे साथ क्या जुड़ जाइए, क्लास को एंड तक देखिए, और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और क्विज दीजिए। अब मैंने आपको बता दिया कि क्विज देने का एक फायदा और है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा देंगे आर्मी जीडी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए जो वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हंसते रहिए, तब तक मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।